Assalamualaikum. My name is Noor Mustafa and today we will continue the chapter number 5. इसका पार्ट 1 पोस्ट कर दिया था मैंने. अब हम यहाँ से नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, पार्ट नंबर 2, और रेस्ट ऑफ द चैप्टर कवर करेंगे. अब हमने शुरू करना है स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन से. इसमें हम क्या करेंगे, एक पेशेंट को हाइपोमोबिलिटी है तो उसको हमने स्ट्रेच देते हैं ना, उसको हम ग्रेड 3 का स्ट्रेच देंगे. तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को रेस्टिंग पोजीशन में लेके आएंगे और इनिशियल ट्रीटमेंट उसको क्या देंगे कि उसको सस्टेन्ड ग्रेड 3 का स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन देंगे एट द राइट एंगल टू द ट्रीटमेंट प्लेन, जो कि केल्टन-बोन का प्रिंसिपल था, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था. अब हमने ग्रेड 2 का जो ट्रैक्शन है वो हमने 2 फेजेस में देना है, एक एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में, एक एट द पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन पे. एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में हम क्या करेंगे, ग्रेड 3 की ट्रैक्शन देंगे और पेशेंट के जो भी उस जॉइंट को जो हम ट्रीट कर रहे हैं उससे जो भी स्ट्रक्चर जो सॉफ्ट टिश्यू पास कर रहे हैं उसके ऊपर एक स्ट्रेच फोर्स आएगी. जो कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं, मसल या कनेक्टिव टिश्यू, जॉइंट कैप्सूल, लिगामेंट, ये सब स्ट्रेच होंगे. और जब हमें एक ट्रायल ट्रीटमेंट देंगे ये देखने के लिए कि पेशेंट को हमारी इस ट्रीटमेंट से बेहतरी आएगी भी नहीं, तो हमने जब एक ट्रायल देनी है ट्रीटमेंट की तो हमने 10 स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन देने हैं. 10 बार एक जो हमने प्रोसेस पढ़ा था कि हम उसको स्ट्रेच करेंगे देन रिलीज़ करेंगे, वो हमने 10 टाइम्स परफॉर्म करनी है. रीअसेसमेंट से अगर तो पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ रही है तो हमने पेशेंट को अब एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन जो पेशेंट ने अडेप्ट की हुई थी उससे एक ट्रू रेस्टिंग पोजीशन पे ले आना है, जो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेस्टिंग पोजीशन होती है. पेशेंट अब उसमें भी बेहतर हो गया, उसको ट्रू रेस्टिंग पोजीशन भी आ गई है, तो हमने इसको फर्दर नॉन रेस्टिंग पोजीशन में लेकर जाना है ताकि उसकी हम इम्प्रूवमेंट को और बेहतर कर सकें. उसके बाद एट द पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन अब हमने वहाँ पे ग्रेड 3 ट्रैक्शन देनी है जहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शन फील हुई है, जहाँ पे इसके बाद कोई मूवमेंट नहीं हो रही, लिमिट ऑफ रेंज ऑफ मोशन आ गया. तो पेशेंट को अब हमने पोजीशन करना है एट द लिमिट ऑफ अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन एंड दिस मैन्यूवर. कौन सा मैन्यूवर, ग्रेड 3 का ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन. इससे अब इंक्रीज़ होगी पेशेंट की मोबिलिटी इन प्री पोजीशन डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पेशेंट की, हमने फ्लेक्शन रिस्ट्रिक्शन थी, अब हमने उस फ्लेक्शन को इंक्रीज़ करना है तो हम उसको फ्लेक्शन में लेकर जाएंगे, पेशेंट को प्री पोजीशन करेंगे एट द लिमिट ऑफ फ्लेक्शन. जहाँ तक पेशेंट की फ्लेक्शन हो रही है उधर तक हम पेशेंट को लेके जाएंगे और उसके बाद उसको स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन देंगे इस पोजीशन में. और जो स्किल्ड प्रैक्टिशनर होता है वो क्या करता है कि एक हमने जो भी रिस्ट्रिक्शन करनी है उसको डिफरेंट हमने डायमेंशंस में लाइक डिफरेंट एंगल्स पे और इम्प्रूव डिफरेंट मूवमेंट्स के साथ इम्प्रूवमेंट गेन करनी है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने फ्लेक्शन की एग्जांपल ली हुई है तो फ्लेक्शन में रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करनी है तो फ्लेक्शन विद एबडक्शन भी अप्लाई करेंगे, फ्लेक्शन विद एडक्शन भी अप्लाई करेंगे. मतलब फ्लेक्शन विद एबडक्शन और फ्लेक्शन विद एबडक्शन. यहाँ पे बायएक्सियल जॉइंट एंड बायएक्सियल जॉइंट में एबडक्शन और ट्राईएक्सियल जॉइंट, मतलब जब हम एक 3 डायमेंशनल तो फ्लेक्शन विद एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन दोनों मिला के भी करेंगे. यहाँ पे सिर्फ एबडक्शन में की है, यहाँ पे फ्लेक्शन विद एबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन. 2 मूवमेंट थी बायएक्सियल, अब 3 मूवमेंट आ गया फ्लेक्शन एबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन, तो ये ट्राई मूवमेंट बन गई ट्राईएक्सियल जॉइंट पे मोबिलाइजेशन. देन अब हमने प्रोग्रेस करानी है फर्दर इनटू द रिस्ट्रिक्शन एज इम्प्रूवमेंट अलाउज. अब फर्दर मूव करेंगे. ट्रीटमेंट इज़ ऑफन सक्सेसफुल विथ स्किलफुल प्री पोजिशनिंग एट द पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन. उन्होंने कहा है क्या ट्रीटमेंट हमारे पास सक्सेसफुल होती है, हम पेशेंट को पोजीशन करेंगे एट द पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन और उसको साथ में हम स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन देंगे. स्पेशली और लास्ट डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन जहाँ तक पेशेंट की हो रही है ना वहाँ तक हमने पेशेंट को लेकर जाना और फिर इसके बाद जब स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन भी हो गई है उसके बाद हमने पेशेंट को स्ट्रेच ग्लाइड मोबिलाइजेशन पे लेकर जाना है. अब यहाँ पे इन्होंने हमें स्ट्रेच ग्लाइड मोबिलाइजेशन करवाई है, जो कि हम किस लिए करते हैं, टू ट्रीट द लास्ट डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन. जब पेशेंट की लास्ट डिग्री ऑफ रोटेशन भी ख़त्म करनी हो ना, लास्ट डिग्री रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म करनी हो, फिर अब हम ट्रैक्शन के बाद ग्लाइडिंग प्रोवाइड करेंगे. अब हमने कहा यहाँ पे कि हम पहले पेशेंट को स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन दे रहे थे, अब पेशेंट को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब पेशेंट उसको यूज़ टू हो गया, अब हम उसको नेक्स्ट लेवल स्ट्रेच ग्लाइड मोबिलाइजेशन पे लेके जाएंगे.
यहाँ पे उन्होंने हमारे पास पोजीशन बताई है, सेम उसी तरह पोजीशन करना है जैसे ट्रैक्शन में किया था कि पहले एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में लेकर जाना है, फिर ट्रू रेस्टिंग पोजीशन में लेकर जाना है, नियर टू द पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन लेकर जाना है, इंप्रूवमेंट आएगी सेम उसी तरह जैसे स्ट्रेच ट्रैक्शन में अभी हम पढ़ के हैं। और उन्होंने कहा है एक पेशेंट को अगर आप चाहते हैं कि वो ईजी रहे तो आपने क्या करना है, उसको जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है आप उसे थोड़ी पहले कर दें, कि ऐसा भी नहीं कि पेशेंट को बहुत ही पेन में लेके जाना है, हम उसको थोड़ा ईज़ करने के लिए रिस्ट्रिक्शन से थोड़े से डिग्री पहले भी लेके आ सकते हैं और वहाँ पे स्ट्रेच ग्रेड मोबिलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने कैल्टन बोर्ड में ये भी कहा था चैप्टर नंबर 2 में कि जब भी हमने मोबिलाइजेशन देनी है ट्रीटमेंट प्लान तो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, पैरेलल टू द ट्रीटमेंट प्लान हमने ग्लाइड देनी है। अब था एक मेरे पास कनकेव रूल, एक था कन्वेक्स रूल। कनकेव रूल में सेम डायरेक्शन में हम ग्लाइड प्रोवाइड करते हैं और इसमें क्या करेंगे कि जब ट्रीटमेंट प्लेन है वो रीपोजिशनिंग के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिंगर, एल्बो, टोज एंड नीज, तो ट्रीटमेंट प्लेन चेंज होगा विद ईच रीपोजिशनिंग ऑफ द डिस्टल जॉइंट पार्टनर, जो मूव कर रहा है ना उसके साथ चेंज होगा। लेकिन कनकेव में क्या होगा, कन्वेग में ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्लाइड देते हैं तो इसमें हमारे पास डज नॉट चेंज, तो ट्रीटमेंट प्लेन डजंट चेंज विद रीपोजिशनिंग टू द डिस्टल जॉइंट पार्टनर बट रिमेन स्टेशनरी प्रॉक्सिमल कनकेव, लेकिन वो स्टेशनरी रहेगा, डज नॉट चेंज है ना, चेंज नहीं हो रहा तो स्टेशनरी रहेगा। उसके बाद ग्लाइड मोबिलाइजेशन हम जो देते हैं तो जॉइंट पे कंप्रेशन फोर्सेस भी लगती हैं और वो कंप्रेशन फोर्सेस ज़्यादा लगेंगी अगर जॉइंट स्टिफ है तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लाइड मोबिलाइजेशन टू फैसिलिटेट ग्लाइड मोबिलाइजेशन एंड रिड्यूस ट्रैक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द जॉइंट कंबाइंड विद इट ग्रेड 1 मोबिलाइजेशन। तो हम चाहते हैं कि कंप्रेशन ना हो तो कंप्रेशन को ख़त्म करने के लिए उल्टा ट्रैक्शन लगा देंगे, ठीक है। स्ट्रेच के साथ अब हमने ग्रेड 1 की स्ट्रेचिंग करा दी है ताकि हम कंप्रेशन फोर्सेस को नलीफाई या फिर रिड्यूस कर सकें। और वो जॉइंट जिनमें एडवांस डीजेडी हुआ था, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़, तो उनमें जब हम कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं तो उनमें बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है वो, तो उसके लिए हमें एडिशनल ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगी ताकि पेशेंट को हम विदाउट पेन ग्लाइड प्रोवाइड कर सकें। अब इस पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि मोस्ट इफेक्टिव मोबिलाइजेशन वो होती है जो कि मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइड में स्ट्रेच प्रोवाइड करे एक जॉइंट पे। अगर हमने एक टेक्निक अप्लाई की है विद पुअर स्किल्स या फिर विदाउट एनी स्किल्स, पुअर टेक्निक है ट्रीटमेंट की, और या फिर हमने फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर दिया है तो उससे क्या होगा, सेंसिटिव जॉइंट स्ट्रक्चर्स इंजर्ड हो सकते हैं हमारे पास। अब एक कंडीशन है हमारे पास क्लास 1 की हाइपोमोबिलिटी जिसमें कंसीडरेबल डिक्रीज़ इन मूवमेंट होता है, तो इसमें जब हम ग्लाइड प्रोवाइड करेंगे ना तो जॉइंट कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से एक्सट्रीम पेन आ सकती है, मे बी टू पेनफुल द पेशेंट टू टॉलरेट, पेशेंट टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या देंगे पेशेंट को, स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन। जब अब पेशेंट वो उससे ठीक हो गया, उसके सिम्टम्स रिलीफ हो गए हैं और रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म हुई है तो अब हम उसको प्रोग्रेस करवाएंगे टू द ग्रेड 3 स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन। अब वो क्लास 1 से क्लास 2 में आ गया। अगर हम इसको यहाँ से समझें, हमने कहा एक जॉइंट है वो हाइपरमोबाइल है क्लास 1 में, तो उसको जब हम कंप्रेशन फोर्सेस विद ग्लाइड लगाएंगे तो उसको बहुत पेन होगी, तो हमने इसको स्ट्रेच ट्रैक्शन देनी है। जब वो प्रोग्रेस कर जाएगा तो हमने अब वो क्लास 2 में आ गया, क्लास 2 में फिर अब हमने उसको स्ट्रेच ग्लाइडिंग देनी है। मैनिपुलेशन देखते हैं। मैनिपुलेशन में हम क्या करते हैं, ये पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, ये थेरेपिस्ट परफॉर्म करता है मैनुअली विद हाई वेलोसिटी थर्स्ट हाई HVT जिसको हम कहते हैं लो एम्पलीट्यूड में, ठीक है, और ये टेम्परेरी रिलीफ देता है इनको। और हमें पता होना चाहिए कि एक प्रैक्टिशनर को कि कहाँ पे हमने मैनिपुलेशन देनी है और कहाँ पे नहीं होनी, टू प्रिवेंट द इंजरीज़, ताकि हम इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकें। अब हमारे पास जब हम क्रेनियोवर्टिब्रल रीजन, लाइक क्रेनियोवर्टिब्रल रीजन कौन सा होता है हमारे पास, सी लेवल पे, ठीक है ना, जहाँ पे हमारे पास स्कल और सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, वहाँ पे जब एक पेशेंट को कोई बबल बन गया, एयर बबल बन गया, और वहाँ पे हम उसको रोटेटरी मैनिपुलेशन से, रोटेशन किसको कहते हैं, घुमाने को, जब हम उसको घुमा के मैनिपुलेट करेंगे गर्दन को पेशेंट की, तो उससे मेजर इंजरीज़ के चांसेस होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि इस रीजन से हमारे पास बहुत ही सेंसिटिव और डेलिकेट स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, नर्व्स पासिस करती हैं, और अगर हम उसको एक सडन थ्रस्ट दे दें पेशेंट को तो हो सकता है कि नर्व्स डैमेज हो जाए, वहाँ पे कोई डेलिकेट स्ट्रक्चर इंजर्ड हो जाए।
अब ये जो हमारे पास मैनिपुलेशन के रिस्क होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने एक ट्रांसलेटोरिक लीनियर ट्रैक्शन थ्रस्ट था और एक रोटेटरिक थ्रस्ट था। तो उन्होंने इन दोनों को कंपेयर किया और देखा कि किससे ज़्यादा इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उन्होंने कहा कि अब रोटेटरी मैनिपुलेशन टेक्निक से इंजरी जो बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उन्होंने अब उसकी स्टडीज़ को ख़त्म कर दिया और उसको सिखाना भी बंद कर दिया क्योंकि वो तो इंजरी कॉज कर रहा था। तो हमने उसको नो लॉन्गर टू टीच, आइदर वो एक्सट्रीमिटी जॉइंट में करें या वो स्पाइन में करें। तो हमने हाई वेलोसिटी स्मॉल एम्पलीट्यूड लीनियर मूवमेंट में, रोटेटरी नहीं लीनियर मूवमेंट में एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में पेशेंट को क्विक इम्पल्स या थ्रस्ट अप्लाई किया टू अ जॉइंट शोइंग अ सूटेबल एंड फील। सूटेबल एंड फील का मतलब उसको अब नॉर्मल एंड फील आई जब हमने उसको थ्रस्ट दिया तो अब जॉइंट ने शो किया सूटेबल एंड फील टू अफेक्ट जॉइंट सेपरेशन। इससे जॉइंट सेपरेशन भी हुआ और रिस्टोर ट्रांसलेटोरी ग्लाइड। ट्रांसलेटोरी ग्लाइड पर वहाँ पे पेशेंट जब मूव कर रहा था रोलिंग ग्लाइडिंग नहीं हो रही थी, हमने मैनिपुलेट किया जॉइंट को सेपरेट किया और अब उसकी रिस्टोर कर दिया ट्रांसलेटोरी ग्लाइडिंग। तो लीनियर ऑल्दो हमारे पास डिफ़िकल्ट होती है बट ये सेफ़र है और इफेक्टिव है जैसे अब हमने उसकी पढ़ा है एज़ कम्पेयर टू रोटेटरी थ्रस्ट। रोटेशन में मैंने क्या करा, घुमाया, और लीनियर में हमने एक लाइन में पेशेंट को मूव किया। तो लीनियर मैनिपुलेशन इज़ मोर इफेक्टिव, सेफ़र बट इट्स डिफ़िकल्ट। रोटेटरी में इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसलिए अब वो नो लॉन्गर टीच करते हैं हम स्टूडेंट्स को। ट्रेनिंग ऑफ बेसिक जॉइंट मोबिलाइजेशन particularly relative slave traction mobilization applied to joint resting position। इस बुक में उन्होंने बताया कि हमने बेसिक जॉइंट की ट्रैक्शन मैनिपुलेशन सिखाई है, ठीक है। हाउएवर मैनिपुलेशन इंक्लाइन मोर स्पाइनल ट्रैक्शन, और जो स्पाइनल ट्रैक्शन हम अप्लाई करते हैं वो सिर्फ हमारे पास एक क्लिनिकल सुपरविजन और ट्रेंड मैनुअल थेरेपिस्ट ही कर सकता है क्योंकि स्पाइनल मैनिपुलेशन हमारे पास बहुत ही चांसेस होते हैं कि कोई इंजरी कॉज करती हैं जस्ट ड्यू टू कि वहाँ से बहुत ज़्यादा नर्व्स और डिस्क की वजह से। इफ़ OMT गाइड रिकमेंड स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एजुकेशन दैट बिगिंस, तो उन्होंने कहा है जब आपने OMT गाइडलाइंस फॉलो करनी है तो हमने पहले एक्सट्रीमिटी मोबिलाइजेशन को करना है और फिर हमने जॉइंट मोबिलाइजेशन को करना है। जॉइंट मोबिलाइजेशन के बाद हमने जॉइंट मोबिलाइजेशन पे जाना है जब हम एक प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन हमने स्पाइनल मैनिपुलेशन को बिगिन करना है। जब हमें एक्सट्रीमिटी जॉइंट मोबिलाइजेशन का ट्रीटमेंट आ जाएगा फिर हमने एक्सट्रीमिटी जॉइंट मैनिपुलेशन पे जाना है। जब ये दोनों हम स्किल्ड हो जाएंगे उसके बाद हमने स्पाइन पे मूव करना है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें थोड़ी सी गाइडलाइंस दी हैं कि अगर ट्रैक्शन से पेशेंट के सिम्टम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऑल्दो ये रेयर है, ट्रैक्शन से हमेशा पेशेंट को पेशेंट की पेन रिलीव और सिम्टम्स रिलीव होती है, उसको आराम ही मिलता है, लेकिन इन केस कई पेशेंट में अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं सिम्टम्स तो हमने उनको कैसे एडजस्ट करना है या कैसे उनको ट्रीट करना है। तो ये फॉलोइंग गाइडलाइंस हैं जो कि हम पीछे बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़ चुके हैं, ये सेम वही लिखी हुई हैं कि पेशेंट को रीएडजस्ट करें, रीपोजिशनिंग करें, अपनी फ़ोर्स को कम करें, ठीक है, क्योंकि पेशेंट आपकी फ़ोर्स को टॉलरेट नहीं कर पा रहा। कोई मॉल अलाइनमेंट है वहाँ पे पोजीशनल फॉल्ट है, आप उसको करेक्शन करें, और डिसकंटिन्यू ट्रैक्शन ट्रीटमेंट, तो जहाँ पे ट्रैक्शन ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर दें अगर पेशेंट की ट्रीटमेंट ज़्यादा हो रही है तो, या फिर आप उसको रेफ़र कर देंगे। बिल्कुल पीछे एक्सप्लेन हो गई हुई हैं बिफोर इन दिस चैप्टर। अब है रोटेशन मोबिलाइजेशन। पहले हमने पढ़ी थी रोटेशन मैनिपुलेशन जो कि हमने कहा था ये इंजरस है, लेकिन रोटेटरिक मोबिलाइजेशन हमारे पास इफेक्टिव है, ठीक है। मैनिपुलेशन हमारे पास अच्छी नहीं है लेकिन मोबिलाइजेशन रोटेटरिक इफेक्टिव है। अब उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जिस तरह हम पेशेंट को रोटेशन मैनिपुलेशन लेना सिखाते हैं इस तरह अब हम स्टूडेंट्स को जिस तरह रोटेशन मैनिपुलेशन नहीं सिखाते अब रोटेशन मोबिलाइजेशन भी नहीं सिखाते। क्यों? क्योंकि जब हम इसको एक लॉन्गिट्यूडल एक्सिस पे परफॉर्म करते हैं ना जॉइंट की, तो ये कंप्रेशन फोर्सेस लगाता है और मेजॉरिटी केसेस में कंप्रेशन फोर्सेस पेशेंट की पेन को ज़्यादा करती हैं, ठीक। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप पेशेंट की रोटेशन रेंज को इंक्रीज़ जॉइंट रोटेशन रेंज को इंक्रीज़ करना चाहते हो सेफेस्ट वे में, तो इससे बेहतर है कि आप ग्रेड 3 का स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन दो अलोंग विद 3 डायमेंशनल पोजीशनिंग। 3 डायमेंशनल पोजीशनिंग मतलब इन ईच एवरी डायरेक्शन। पेशेंट को पोजीशन करो उसकी एट द पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन रोटेशन पे और फिर ग्रेड 3 का स्ट्रेच दो, ठीक है। ग्रेड 3 ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन एट राइट एंगल। उसके बाद आपने क्या करना है, डज़ नॉट कम्प्लीटली रिस्टोर। हमने ग्रेड 3 की ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन दी, उसके बाद रोटेशन मूवमेंट हमारे पास रिस्टोर नहीं हुई, तो अब हमने पेशेंट को लीनियर स्ट्रेच ग्लाइड मोबिलाइजेशन पे लेके जाना है एट द एंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन विद सिमुलटेनियसली ग्रेड 3 ट्रैक्शन फोर्स। इस बात को अगर हम यहाँ से समझें
कि एक पेशेंट था कि हमने पेशेंट की रोटेशन, जॉइंट रोटेशन को इंक्रीज़ करने के लिए हमने इसको पहले ग्रेड 3 का स्ट्रेच दिया, लेकिन उससे पेशेंट को कोई चेंज नहीं आया। तो फिर हमने मूव किया टूवर्ड्स अ लीनियर स्ट्रेच ग्लाइड मोबिलाइजेशन दैट इज़ कम्बाइंड विद ग्रेड 1 ट्रैक्शन। तो उससे पेशेंट को इफेक्टिवनेस प्रोवाइड हो सकती है। स्किल्ड एप्लीकेशन 3 डायमेंशन में स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन और स्ट्रेच ग्लाइड मोबिलाइजेशन अगर हम परफॉर्म करें तो वो उसी तरह इफेक्टिव है जैसे हम रोटेशन मोबिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। जॉइंट कंप्रेशन, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें केल्टन बॉन्ड में हमें कहा है कि केल्टन बॉन्ड अब हमें कंप्रेशन टेक्निक्स नहीं सिखाता क्योंकि ये पेशेंट की कंडीशंस को ज़्यादा ईजीली एग्रीवेट कर सकते हैं पेशेंट के सिम्टम्स को। और सम प्रैक्टिशनर्स कहते हैं कि पैसिव मैनुअल जॉइंट कंप्रेशन जब परफॉर्म करते हैं तो उससे जो कार्टिलेज का न्यूट्रिशन है वो स्टिमुलेट होता है, कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिलता है और वो रीजनरेट करता है, ठीक है, उसकी हीलिंग होती है एंड यूज़ फॉर दिस पर्पस। तो वो दूसरे प्रैक्टिशनर पैसिव मैनुअल जॉइंट कंप्रेशन को इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो कार्टिलेज को हील कर सके। लेकिन लिटल इज़ नोन अबाउट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, लेकिन इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इतने हमारे पास नोन नहीं हैं। और वेदर एंड इंट्रोपस ट्रैक्शन कंपोनेंट इज़ एसेंशियल फॉर इट्स एफिकेसी, और इसके लिए हमें ट्रैक्शन कंपोनेंट्स की एफिकेसी भी एसेंशियल है। यहाँ पे उन्होंने बात की है कि हमने जब पेशेंट को जॉइंट लोडिंग करवाएंगे, जॉइंट लोडिंग अब हम कंप्रेशन से भी करवा सकते हैं, ट्रैक्शन से भी करवा सकते हैं। इससे क्या होगा? Critical to the maintenance of articular cartilage is its fluid supply by nutrients by diffusion। कि कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज की जो न्यूट्रिशन होती है ना वो उसके फ्लूइड सप्लाई में होती है जो कि डिफ्यूजन से उसको मिलता है। और ये फ्लूइड उसको कैसे मिलेगा? ट्रांसफर्ड बाय फैसिलिटेट बाय चेंज इन जॉइंट लोडिंग। जब जॉइंट लोडिंग की हम चेंज करेंगे वहाँ पे फ्लूइड जो है वो आएगा और वो फैसिलिटेट कर देगा आर्टिकुलर कार्टिलेज की न्यूट्रिशन को, विच क्रिएट प्रेशर चेंजेस। तो ये हमारे पास कैसे होगा? प्रेशर चेंजेस की वजह से। देयरफॉर इट हैज़ बीन हाइपोथाइज्ड। तो फिर उन्होंने कहा कि ये हाइपोथेसिस निकाला कि कंप्रेशन इस टेक्निक के लिए तो यूज़फुल हो सकता है, लेकिन अगर हम सेम लॉजिक अप्लाई करें ट्रैक्शन के साथ तो ट्रैक्शन भी हमारे पास प्रेशर फोर्सेस क्रिएट करता है। जब वो भी प्रेशर फोर्सेस क्रिएट करता है तो वो भी तो वहाँ पे फ्लूइड लेकर आएगा और फैसिलिटेट करेगा ना। तो दोनों का ट्रैक्शन का अगर वही इफेक्ट है तो कंप्रेशन का भी वही है। यहाँ पर उन्होंने ये बात बताई है। उसके बाद बताई है कि जब हम एक मूवमेंट करते हैं जो भी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन, तो हमारे पास जॉइंट पे ग्लाइडिंग, रोलिंग, कंप्रेशन ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये जॉइंट के स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। जॉइंट इन स्ट्रेसेस को एक्सपीरियंस करता है विद नॉर्मल मूवमेंट। अब ये स्ट्रेस हमारे पास जो है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज की मेंटेनेंस करते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या कर रहे हैं? फ्लूइड लेकर आ रहे हैं ना आर्टिकुलर कार्टिलेज पे, तो उसको मेंटेन कर रहा है आर्टिकुलर कार्टिलेज को। लेकिन अगर हमारे पास इन फिजियोलॉजिकल मूवमेंट में रोलिंग, ग्लाइडिंग, कंप्रेशन में कोई इम्बैलेंस आ गया, ठीक है, या तो ये ज़्यादा हो गई हैं या कम हो गई हैं, ठीक है। मतलब अगर कंप्रेशन या ग्लाइडिंग, रोलिंग ज़्यादा है या कम है, इम्बैलेंस आ गया इन दोनों के दरमियान, तो ये क्या होगा? अगर तो ये ज़्यादा हो गई है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? वियर एंड टियर होगा जॉइंट में और डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, ओस्टियोआर्थराइटिस जैसे कि। और अगर इम्बैलेंस, जस्ट वी गोइंग टू शो द इफेक्ट ऑफ वियर एंड टियर एंड डीजेडी। टू मच कंप्रेशन में अकर विद एक्सेसिव, और ये टू मच कैसे हो सकता है कंप्रेशन? जब हम एक रनिंग करते हैं और जंपिंग करते हैं तो फॉर एग्जांपल नी पे, तो उसके ऊपर मैक्सिमम जॉइंट कंप्रेशन आता है, तो उसकी वजह से हमारे पास नी में वियर एंड टियर और डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ शुरू हो सकती हैं। और ये तब भी हो सकता है जब हम एक जॉइंट कंप्रेशन को कम कर दें, फॉर एग्जांपल इमोबिलाइज ही कर दें क्लिम को, तो उसके ऊपर कोई कंप्रेशन फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही, तो वो भी लेड करेगी डीजेडी को। सिर्फ डीजेडी हमारे पास टू मच मूवमेंट से नहीं हो रहा बल्कि इमोबिलाइजेशन से भी हो रहा है। इस पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि जब हम पेशेंट के ट्रीटमेंट प्रोग्राम अप्लाई करेंगे, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोग्राम परफॉर्म करवाएंगे तो जॉइंट पे कंप्रेशन फोर्सेस आएंगी। तो हमने अब पेशेंट को ग्रेजुअली वेट बेयरिंग में लेके आना है। अमाउंट ऑफ लोड बेयरिंग इज़ इंक्रीज ग्रेजुअली और पेशेंट को मोनीटर करना है ताकि उसको पेन ना हो। थेरेपिस्ट ने क्या प्रोटोकॉल अप्लाई करना है? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ग्रेजुएटेड रिटर्न टू फुल वेट बेयरिंग। पेशेंट वेट बेयरिंग नहीं कर रहा था, अब हमने उसको वेट बेयरिंग में आना है, ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली। प्रोग्रेशन कैसे करनी है? टो टच वेट बेयरिंग यूजिंग 2 क्रचेस। टो टच कर रहा था और 2 क्रचेस थे, उसके बाद उसको प्रोग्रेस के 1 क्रच पे लेके आना और फिर केन पे लेके आना। यहाँ से अगर हम देखें
तो उन्होंने क्या कहा है कि पेशेंट को पहले टो टच विद 2 क्रचेस, टो टच वेट बेरिंग यूजिंग 2 क्रचेस, उसके बाद 1 क्रच पे ले आना है, उसके बाद केन में ले आना है। और एक अनदर प्रोग्रेशन वो हम कैसे करा सकते हैं कि पेशेंट को एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन कराओ, उसके बाद पेशेंट एक्टिवली रेंज ऑफ मोशन करे और फिर उसको रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन पे ले जाओ। ये प्रोटोकॉल अप्लाई कर सकते हैं जब हमने पेशेंट को वेट बेरिंग में लेकर आना हो। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेजुएटेड कंप्रेशन थेरेपी विच पेशेंट कंट्रोल बेस्ड ऑन देयर टॉलरेट एक्टिविटी। और किस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट टॉलरेट कैसे करता है। जब पेशेंट ये टॉलरेट करना शुरू हो जाएगा फिर उसको नेक्स्ट पे लेके आएंगे, अब ये टॉलरेट करता है फिर उसको नेक्स्ट पे लेके आएंगे। इस तरह हम उसको ग्रेजुएटेड कंप्रेशन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। प्री मेच्योर लोड बेरिंग, अगर मैं मतलब पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकता था, मैंने उसको प्री मेच्योर लोडिंग करवा दिया विदाउट हिज टॉलरेंस, तो जॉइंट स्वेल हो जाएगा और इंजरी ज़्यादा हो जाएगी, एडिशनल इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब जॉइंट कंप्रेशन डेली एक्टिविटीज़ में भी हमारे पास ज़्यादा पड़ता है जो कि पेशेंट के सिम्टम्स को इंक्रीज़ कर सकता है। जैसे हम अगर साइड लाइन में लेटें तो साइड लाइन पे हिप जॉइंट पे मैक्सिमम कंप्रेशन फोर्स लगती है, ठीक है। तो हमने इस पेशेंट को, जैसे कि अब वो हिप जॉइंट के साथ आया हमारे पास, तो हमने इसको कहना है अगर आपने साइड लाइन में लेटना है तो आपने दोनों टांगों के दरमियान एक पिलो प्लेस करना है ताकि जॉइंट कंप्रेशन फोर्सेस को हम रिड्यूस कर सकें। ट्रैक्शन एंड ग्लाइड टेक्निक्स आर सेफर देन ग्लाइड कंप्रेशन, ये हमें पता है कि कंप्रेशन एक हमारे पास एग्रीवेट कर सकती है, लेकिन ट्रैक्शन एंड ग्लाइड आर मोस्ट इफेक्टिव एंड सेफर एंड वेरी वेल प्रोवाइडेड द नीड प्रेशर। और जो प्रेशर हमें चाहिए होता है एक आर्टिकुलर कार्टिलेज के मेंटेनेंस से, वो हमें मिल जाता है इससे, उससे हमें कंप्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इफ़ अ ग्लाइडिंग टेक्निक विच ऑल्सो हैव कंप्रेशन फोर्सेज, जब हम ग्लाइड टेक्निक परफॉर्म करते हैं तो हमें पता है जब ग्लाइडिंग परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर रोलिंग, ग्लाइडिंग, कंप्रेशन सारी फोर्सेज एक्ट करती हैं, स्पेशली एट द एंड ऑफ मोशन। तो एंड ऑफ मोशन पे पेशेंट को पेन हो सकती है। वी रिड्यूस द फोर्स एंड एड ट्रैक्शन, तो इस कंप्रेशन को ख़त्म करने के लिए हम अल्टीमेटली ट्रैक्शन प्रोवाइड कर देंगे ताकि पेशेंट को पेन ना हो। थैंक यू सो मच, दिस चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड। अब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, जिसमें हम OMT ट्रीटमेंट को देखेंगे।